दोस्तों, पिछले बयान में आपने राजकुमार इंद्रजीत सिंह और माधवी के बारे में पढ़ा। इंद्रजीत सिंह का यहाँ पर शक और भी विश्वास में बदल जाता है जब एक अनजान औरत के माध्यम से उसे एक चिट्ठी किशोरी की मिलती है। अब आगे की कहानी, अगला बयान 13वां की इस तरह से है। दूसरे दिन खा पीकर निश्चिंत होने बाद दोपहर को जब दोनों एकांत में बैठे तो इंद्रजीत सिंह ने माधवी से कहा, अब मुझसे सब्र नहीं हो सकता। आज तुम्हारा ठीक ठीक हाल सुने बिना कभी न मानूंगा और इससे बढ़कर निश्चिंती का समय भी दूसरा न मिलेगा। माधवी: जी हाँ, आज मैं जरूर अपना हाल कहूंगी। इंद्रजीत: तो बस कह चलो, अब देर काहे की है। पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और ये सरजमीन किस इलाके में है जिसके अंदर मैं बेहोश करके लाया गया। माधवी: ये इलाका गया जी का है। यहाँ के राजा की मैं लड़की हूँ। इस समय मैं खुद मालिक हूँ। माँ बाप को मरे 5 वर्ष हो गए। इंद्रजीत सिंह: ओह ओह, तो मैं गया जी के इलाके में आ पहुंचा। कुछ सोचकर: तो तुम मेरे लिए चुनार गई थी? माधवी: जी हाँ, मैं चुनार गई थी और ये अंगूठी जो आपके हाथ में है, सौदागर की मार्फत मैंने ही आपके पास भेजी थी। इंद्रजीत सिंह: हाँ ठीक है, तो मालूम पड़ता है किशोरी भी तुम्हारा ही नाम है। किशोरी के नाम ने माधवी को चौंका दिया और घबराहट में डाल दिया। मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में किसी ने बड़े जोर से मुक्का मारा हो। फौरन उसका ख्याल उस सुरंग पर गया जिसके अंदर से गीले कपड़े पहने हुए इंद्रजीत सिंह निकले थे। वो सोचने लगी, इनका उस सुरंग के अंदर जाना बेसबब नहीं था। या तो कोई मेरा दुश्मन आ पहुंचा या फिर मेरी सखियों में से किसी ने भंडा फोड़ा। इसी वक्त से इंद्रजीत सिंह का खौफ भी उसके कलेजे में बैठ गया और वो इतना घबराई कि किसी तरह अपने को संभाल न सकी। बहाना करके उनके पास से उठ खड़ी हुई और बाहर दालान में जाकर टहलने लगी। इंद्रजीत सिंह भी चेहरे के चढ़ाव उतार से उसके चित्त का भाव समझ गए और बहाना करके बाहर जाती समय उसे रोकना मुनासिब ना समझ चुप रहे। आधे घंटे तक माधवी उस दालान में टहलती रही। जब उसका जी कुछ ठिकाने हुआ तब उसने टहलना बंद किया और एक दूसरे कमरे में चली गई जिसमें उसकी 2 सखियों का डेरा था जिन्हें वो जान से ज्यादा मानती थी और जिनका बहुत कुछ भरोसा भी रखती थी। ये दोनों सखियां भी, जिनका नाम ललिता और तिलोत्तमा था, उसे बहुत चाहती थी और अय्यारी विद्या को भी अच्छी तरह जानती थी। माधवी को कुसमय आते देख उसकी दोनों सखियां, जो इस वक्त पलंग पर लेटी हुई कुछ बातें कर रही थी, घबरा कर उठ बैठी और तिलोत्तमा ने आगे बढ़कर पूछा, बहन क्या है जो इस वक्त यहाँ आई हो? तुम्हारे चेहरे पर तरद्दुद की निशानी पाई जाती है। माधवी: क्या कहूँ बहन, इस समय वो बात हुई जिसकी कभी उम्मीद ना थी। ललिता: सो क्या, कुछ कहो तो। माधवी: चलो बैठो, कहती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। बैठने के बाद कुछ देर तक तो माधवी चुप रही। इसके बाद इंद्रजीत सिंह से जो कुछ बातचीत हुई थी कहकर बोली, इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी का कोई दूत यहाँ आ पहुंचा और उसी ने ये सब भेद खोला है। मैं तो उसी समय खटकी थी जब उनको गीले कपड़े पहने सुरंग के मुंह पर देखा था। बड़ी ही मुश्किल हुई। मैं इनको यहाँ से बाहर अपने महल में भी नहीं ले जा सकती क्योंकि वहाँ चांडाल सुनेगा तो पूरी दुर्गत कर डालेगा और मैं उस पर किसी तरह का दबाव भी नहीं डाल सकती क्योंकि राज्य का काम बिल्कुल उसी के हाथ में है। जब चाहे चौपट कर डाले। जब राज्य ही नष्ट हुआ तो फिर ये सुख कहाँ? अभी तक तो इंद्रजीत सिंह का हाल उसे बिल्कुल नहीं मालूम, मगर अब क्या होगा सो नहीं कह सकती। माधवी घंटे भर तक अपनी चालाक सखियों से राय मिलाती रही। आखिर जो कुछ करना था उसे निश्चय कर वहां से उठी और उस कमरे में पहुंची जिसमें इंद्रजीत सिंह को छोड़ आई थी। जब तक माधवी अपनी सखियों के साथ बैठी बातचीत करती रही तब तक हमारे इंद्रजीत सिंह भी अपने ध्यान में डूबे रहे। अब माधवी के साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस चालाकी से अपना पल्ला छुड़ाना चाहिए, सो सब उन्होंने सोच लिया और उसी ढंग पर चलने लगे। जब माधवी इंद्रजीत सिंह के पास आई तो उन्होंने पूछा, क्यों एकदम घबराकर कहाँ चली गई थी? माधवी: न मालूम क्यों जी मचला गया था, इसीलिए दौड़ी चली गई। कुछ गर्मी भी मालूम होने लगी। जाकर एक कै की
तब होश ठिकाने हुए। इंद्रजीत सिंह, अब तबीयत कैसी है? माधवी, अब तो अच्छी है। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने कुछ छेड़छाड़ ना की और हंसी खुशी में दिन बिता दिया, क्योंकि जो कुछ करना था वो तो दिल में था। जाहिर में तकरार कर माधवी के दिल में शक पैदा करना मुनासिब ना समझा। माधवी का तो मालूम ही था कि वो शाम को चिराग जले इंद्रजीत सिंह से पूछकर 2 घंटे के लिए नामालूम किस राह से कहीं जाया करती थी। आज भी अपने वक्त पर उसने जाने का इरादा किया और इंद्रजीत सिंह से छुट्टी मांगी। इंद्रजीत सिंह, न मालूम क्यों तुमसे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक पल को भी आंखों के सामने से दूर जाने को देने को जी नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मान लोगी और कहीं जाने का इरादा ना करोगी। माधवी खुश होकर, शुक्र है कि आपको मेरा इतना ध्यान है। अगर ऐसी मर्जी है तो मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। इंद्रजीत सिंह, आज तो नहीं जाने देंगे। आहा, देखो कैसी घटा उठी आ रही है। वाह, इस समय भी तुम्हारे जी में कुछ रस नहीं पैदा होता। इस समय इंद्रजीत सिंह ने 2-1 बातें जिस ढंग से माधवी से की, इसके पहले नहीं की थी, इसलिए उसके जी की कली खिली जाती थी। मगर वो ऐसे फेर में पड़ी हुई थी कि जी ही जानता होगा। न तो इंद्रजीत सिंह को नाखुश करना चाहती थी और न अपने मामूली काम में ही बाधा डालने की ताकत रखती थी। आखिर कुछ सोच विचार कर इस समय इंद्रजीत सिंह का हुक्म मानना ही उसने मुनासिब समझा और हंसी खुशी में दिल बहलाया। आज चारपाई पर लेटे हुए इंद्रजीत सिंह के पास रहकर उनको अपने जाल में फंसाने के लिए उसने क्या क्या काम किए, इसे हम अपनी सीधी साधी लेखनी से लिखना पसंद नहीं करते। हमारे मनचले पाठक बिना समझे भी ना रहेंगे। माधवी को इस बात का बिल्कुल ख्याल न था कि शादी होने पर ही किसी से हंसना बोलना मुनासिब है। वो जी का आ जाना ही शादी समझती थी, चाहे वो अभी तक कुंवारी ही क्यों ना हो। मगर मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसे कुंवारी लिखूं, क्योंकि उसकी चाल चलन ठीक ना थी। ये सभी कोई जानते हैं कि खराब चाल चलन रहने का नतीजा बहुत बुरा होता है, मगर माधवी के दिल में इसका गुमान भी ना था। इंद्रजीत सिंह के रोकने से माधवी अपने मामूली तौर पर जहां वो रोज जाती थी आज ना गई, मगर इस सबब से आज उसका जी बेचैन था। आधी रात के बाद जब इंद्रजीत सिंह गहरी नींद में सो रहे थे, वो अपनी चारपाई से उठी और जहां रोज जाती थी चली गई। हाँ, आने में उसे आज बहुत देर लगी। इसी बीच में इंद्रजीत सिंह की आंख खुली और माधवी का पलंग खाली देख उन्हें निश्चय हो गया कि आज भी वो अपने मामूली ठिकाने पर जरूर गई। वो कौन ऐसी जगह है जहां बिना गए माधवी का जी नहीं मानता, और ऐसा करने से वो एक दिन भी अपने को क्यों नहीं रोक सकती। इसी विचार में इंद्रजीत सिंह को फिर नींद न आई और वो बराबर जागते ही रह गए। जब माधवी आई तब वो जाग रहे थे, मगर इस तरह खुर्राटे लेने लगे कि माधवी को उनके जागते रहने का जरा भी गुमान ना हुआ। इसी सोच विचार और दांव घात में कई दिन बीत गए और इंद्रजीत सिंह ने उसका शाम का जाना बिल्कुल रोक दिया। वो भी आधी रात को बराबर जाया करती और सुबह होने के पहले लौट आती। एक दिन रात को इंद्रजीत सिंह खूब होशियार रहे और किसी तरह अपनी आंखों में नींद को ना आने दिया। एक बारीक कपड़े से मुंह ढके चारपाई पर लेटे धीरे धीरे खुर्राटे लेते रहे। आधी रात के बाद माधवी अपने पलंग पर से उठी और धीरे धीरे इंद्रजीत सिंह के पास आकर कुछ देर तक देखती रही। जब उसे निश्चय हो गया कि वो सो रहे हैं, तब उसने अपने आंचल के साथ बंधी ताली से एक अलमारी खोली और उसमें से एक लंबी चाबी निकाल फिर इंद्रजीत सिंह के पास आई तथा कुछ देर तक खड़ी रहकर वो सो रहे हैं इस बात का निश्चय कर लिया। इसके बाद उसने वो क्षमादान गुल कर दिया जो एक तरफ खूबसूरत चौकी के ऊपर चल रहा था। माधवी की ये सब कार्रवाई इंद्रजीत सिंह देख रहे थे। जब उसने क्षमादान गुल किया और कमरे के बाहर जाने लगी, वो अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए और दबे कदम तथा अपने को हर तरह से छिपाए हुए उसके पीछे रवाना हुए। सोने वाले कमरे से बाहर निकल माधवी एक दूसरी कोठरी के पास पहुंची और उसी चाबी से जो उसने अलमारी में से निकाली थी उस कोठरी का ताला खोला, मगर अंदर जाकर फिर बंद कर लिया। कुंवर इंद्रजीत सिंह इससे ज्यादा कुछ न देख सके और अफसोस करते हुए उसी कमरे की तरफ लौटे जिसमें उनका पलंग था।
अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंचे भी न थे कि पीछे से किसी ने उनके मोढ़े पर हाथ रखा। वे चौंके और पीछे फिर कर देखने लगे। एक औरत नजर पड़ी, मगर उसे किसी तरह पहचान न सके। उस औरत ने हाथ के इशारे से उन्हें मैदान की तरफ चलने के लिए कहा और इंद्रजीत सिंह भी बेखटके उसके पीछे मैदान में दूर तक चले गए। वह औरत एक जगह खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? इसके जवाब में इंद्रजीत सिंह ने कहा, नहीं, तुम्हारी सी काली औरत तो आज तक मैंने देखी ही नहीं। समय अच्छा था, आसमान पर बादल के टुकड़े इधर उधर घूम रहे थे। चंद्रमा निकला हुआ था जो कभी कभी बादलों में छिप जाता और थोड़ी ही देर में फिर साफ दिखाई देता था। वह औरत बहुत ही काली थी और उसके कपड़े भी गीले थे। इंद्रजीत सिंह उसे पहचान न सके। तब उसने अपना बाजू खोला और एक जख्म का दाग उन्हें दिखाकर फिर पूछा, क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचान सकते? इंद्रजीत सिंह खुश होकर, क्या मैं तुम्हें चाची कहकर पुकार सकता हूँ? औरत, हाँ बेशक पुकार सकते हो। इंद्रजीत सिंह, अब मेरी जान बची। अब मैं समझा कि यहाँ से निकल भागूंगा। औरत, अब तो तुम यहाँ से बखूबी निकल जा सकते हो, क्योंकि जिस राह से माधवी जाती है वो तुमने देख ही लिया है और उस जगह को भी बखूबी जान गए होगे जहाँ वो ताली रखती है। मगर खाली निकल भागने में मजा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ ही कुछ फायदा भी हो। आखिर मेरा यहाँ आना ही किस काम का होगा और उस मेहनत का नतीजा भी क्या निकलेगा जो तुम्हारा पता लगाने के लिए हम लोगों ने की है। सिवाय इसके तुम भी क्यों कर जान सकते हो कि माधवी कहाँ जाती है या क्या करती है? इंद्रजीत सिंह, हाँ बेशक, इस तरह तो सिवाय निकल भागने के और कोई फायदा नहीं हो सकता। फिर जो हुक्म करो, मैं तैयार हूं। औरत, जब माधवी उस राह से बाहर जाए तो उसके पीछे हो जाने से उसका सब हाल मालूम होगा और हमारा काम भी निकलेगा। इंद्रजीत सिंह, मगर ये कैसे हो सकेगा? वो तो कोठरी के अंदर जाते ही ताला बंद कर लेती है। औरत, हाँ सो ठीक है, मगर तुमने देखा होगा कि उस दरवाजे के बीचों बीच में ताला जड़ा है जिसे खोलकर वो अंदर गई और फिर उसी ताले को भीतर से बंद कर लिया। इंद्रजीत सिंह, मैंने अच्छी तरह ख्याल नहीं किया। औरत, मैं बखूबी देख चुकी हूँ। उस ताले में बाहर भीतर दोनों तरफ से ताली लगती है। इंद्रजीत सिंह, खैर इससे मतलब? औरत, मतलब यही है कि अगर इसी तरह की एक ताली हमारे पास भी हो तो उसके पीछे जाने का अच्छा मौका मिले। इंद्रजीत सिंह, ऐसा हो तो क्या बात? औरत, ये कोई बड़ी बात नहीं। जहां वो ताली रखती है वो जगह तो तुम्हें मालूम ही होगी। इंद्रजीत सिंह, हाँ मालूम है। औरत, बस तो मुझे वो जगह बता दो और तुम आराम करो। मैं कल आकर उस ताली का सांचा ले जाऊंगी और परसों उसी तरह की दूसरी ताली बना लाऊंगी। जहां ताली रहती थी उस जगह का पता पूछकर वो काली औरत चली गई और इंद्रजीत सिंह अपने पलंग पर जाकर सो रहे।